इन्फॉर्मेटिव सीरीज की चौथी वीडियो है। जो व्यूअर्स पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि राहुल शर्मा जी हेड ऑफ टेक्निकल डेरिवेटिव रिसर्च हैं जेएम फाइनेंशियल्स में। पिछले सेशन में राहुल जी ने एक बोनस इफेक्टिव ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी के बारे में हमें बताया था। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया है, आपने नहीं देखा है, तो हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज के सेशन में राहुल जी हमें अगस्त महीने के ट्रेडिंग आइडियाज और स्ट्रेटजी का कुछ रिकैप देंगे और नेक्स्ट मंथ सितंबर मंथ के लिए डिफरेंट सेक्टर्स और स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स, अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वेलकम राहुल सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सितंबर के मंथली आउटलुक वेबिनार में। पिछले महीने काफी रेंज बाउंड दायरे बंद मार्केट था, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट ने गिव अप नहीं किया, खास करके ब्रॉडर मार्केट ने, खास करके मिड और स्मॉल कैप्स ने, और जो हमारे आइडियाज थे उनमें से कुछ स्टॉक्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही। अब देखिए, जो जहां तक आज का सेशन है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो हमारे आइडियाज है सितंबर के लिए उनसे वाकिफ करा सके। साथ ही में कौन से वो मार्केट में एरियाज है जहां पर अल्फा जनरेट हो सकता है और कहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा एक मैं क्विकली रिकैप करूंगा। लास्ट मंथ वी हैड दिस वेबिनार वेयर वी हैड शेयर्ड some of the key charts which could make a difference in the market's trend, and glad to report that most of them have played in sync with our expectations. So सबसे पहले तो हमने निफ्टी पे एक व्यू दिया था कि पुल बैक मार्केट के अंदर कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट मंथ की बिगनिंग पर थोड़ा सा मार्केट ने पिछले महीने की बिगनिंग पर मार्केट ने थोड़ा सा नर्वसनेस दिखाया था। उसके बाद हमने क्लियरली जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे निफ्टी के अंदर उन्हें हाईलाइट किया था और कहा था कि भाई डिप्स में बाय करने की रणनीति रखनी है हमें। वर्स्ट केस 19,000 का व्यू शेयर किया था, वो तो नहीं आया, बट 19,225 के आसपास निफ्टी ने लो बनाकर एक हमने रिकवरी देखी है कल और आज के सेशन में। बैंक निफ्टी में क्लियरली बेरिश व्यू था, तो यहाँ पर बेरिश व्यू काफी अच्छा प्ले आउट हुआ। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक पे हमने बेरिश व्यू बताया था और कहा था कि प्राइवेट बैंक यहाँ पर कूलिंग ऑफ दिखा रहे हैं, तो प्रॉफिट ले लेना यहाँ पर एडवाइजेबल है। और एक करेक्शन भी छोटा वहां पर देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर खास करके बहुत ही प्रेशर देखने को मिला था। साथ ही में ग्रासिम, हिंडाल्को, टाटा स्टील, इनमें से मेटल्स में खास करके परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मोस्ट ऑफ द मंथ थोड़ा सबड्यूड जरूर रहा क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में मूवमेंट नहीं था, मोमेंटम नहीं था, लेकिन इवेंचुअली हमें देख रहा है कि आज इनफैक्ट आज के सेशन में मेटल्स में काफी जबरदस्त तेजी थी। साथ ही में एलएनटी काफी मजबूत रहा। ओएनजीसी में इनफैक्ट आज एक ब्रेकआउट आया और मेरिको में मूवमेंट जो था वो थोड़ा सबड्यूड था। तो थोड़ा सा सबड्यूड मंथ जरूर था, लेकिन we were happy that we were able to identify some of these ideas and give you an unbiased opinion of the same. Now let us see how the markets are positioned going into September. तो जनरली मेरी अप्रोच टॉप डाउन रहती है। मैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स कैसे है वो देखता हूँ, उसके बाद हम एक एक स्टेप नीचे जाकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये वो एरियाज है मार्केट में जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी बनी हुई है। तो सबसे पहले अगर डाउ जोन्स का हम चार्ट देखें, तो पिछले महीने जब हमने बात की थी तो डाउ जोन्स के अंदर एक ब्रेकआउट था। ये वीकली चार्ट है डाउ जोन्स का, और पिछले 2 हफ्तों से काफी सेलिंग प्रेशर था यूएस मार्केट्स के अंदर। अच्छी बात यह है कि ब्रेकआउट का जो लेवल था तकरीबन 34,300 34,500 के आसपास, इस ब्रेकआउट जोन को मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है यूएस मार्केट्स ने। अब रीटेस्ट करने के बाद इनफैक्ट ये ब्रेकआउट जो है टेक्निकली और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अभी तक हायर लो का जो सेटअप है यूएस इंडेक्सेस में वो ब्रेक नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो रीटेस्ट है एक नया अपॉर्चुनिटी है री एंट्री करने के लिए यूएस मार्केट्स में। अब साथ ही में अगर हम देखें तो यूरोपियन इंडाइसेस में ब्रेकआउट आने के बाद एक पुल बैक यहाँ पर भी देखने को मिला। एक हफ्ते नीचे था, एक हफ्ते ऊपर था, तो थोड़ी वोलेटिलिटी वहां पर थी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक बिगड़ा नहीं है। हालांकि प्रेशर यहाँ पर भी था, लेकिन जो यूरोपियन मार्केट की जो इंडाइसेस है, यूरो स्टॉक 50 इंडेक्स, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द की इंडाइसेस इन यूरोप, यहाँ पर मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड वापस फेवरेबल हो गया है लॉन्ग पोजीशंस करने के लिए, यानी कि सितंबर में यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो टिपिंग पॉइंट है, जो हमने आपको लास्ट मंथ भी बताया था,
इनफैक्ट ये डेटा मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ, वो है FII टू रिटेल की पोजिशनिंग कैसी है मार्केट के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पिछले महीने तकरीबन इनफैक्ट जब मंथ स्टार्ट हुआ था तो FII का लॉन्ग एग्रेशन कम हुआ था। ये जो ब्लू बार्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये FII की लॉन्ग पोजीशन है। अगर ये जीरो लाइन के नीचे है तो ये नेगेटिव रहेंगे, शॉर्ट पोजीशंस रहेंगे, और अगर ये जीरो लाइन के ऊपर है तो ये लॉन्ग पोजीशंस है। तो ये महीने, पूरे महीने इनफैक्ट अगस्त में FIIs ने शॉर्ट पोजीशनिंग बना के रखी मार्केट्स के अंदर, और ये शॉर्ट पोजीशनिंग फाइनली कल के सेशन में रिवर्स हुई है। इनफैक्ट FIIs ने शॉर्ट्स को कवर करके लॉन्ग पोजीशन बनाई है, और रिटेल की जो हेवीली लॉन्ग थी, पूरे अगस्त में रिटेल स्ट्रगल करता रहा, लेकिन मार्केट चला नहीं, लॉन्ग पोजीशंस पकड़ के रखा था रिटेल ने, लेकिन मार्केट्स में हमने देखा कि जनरली रिटेल अटकता है, तो यहाँ पर भी वही देखने को मिला। लेकिन जैसे ही आज इनफैक्ट मार्केट शुरू होने से पहले सुबह जो डेटा थी उसमें क्लियर इंडिकेशन यही था कि FIIs ने शॉर्ट्स का जो एग्रेशन है वो कम कर लिया है। ऑन एन एवरेज अराउंड 30-40,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स उनके शॉर्ट हुए थे अगस्त में। अब फिलहाल पॉजिटिव, और आज का मूवमेंट देखकर मुझे लग रहा है कि दे कुड वेरी वेल बी इन पॉजिटिव 10,000-15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथ में रिटेल ने भी पोजीशंस काफी काट लिए थे कल एक्सपायरी के चलते, तो मार्केट इस तरह से काफी लाइट हो चुका है। अब अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो देखिए क्लियरली यहाँ पर एक वेटिंग गेम खेला जा रहा था। मल्टीपल बार यहाँ पर ट्रैप किया गया बुल्स को, मल्टीपल टाइम्स बेयर्स को यहाँ पर ट्रैप किया गया। इनफैक्ट पूरे महीने इनफैक्ट कोशिश जरूर की, निफ्टी 500 इंडेक्स स्ट्रॉन्ग था, मिड कैप इंडेक्स स्ट्रॉन्ग था, स्मॉल कैप स्ट्रॉन्ग था, लेकिन निफ्टी में क्लियर कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा था। तो एक बार 19,600 के आसपास, एक बार नहीं इनफैक्ट 3 सेशन लगातार 19,600 तोड़ने का कोशिश किया, वहां पर ट्रैप किया बुल्स को, फिर 19,300 का लो बनाया, 19,250 का लो बनाया, 19,225 का लो बनाया। और हम जानते हैं कि जो भी रेंज मोमेंटम ट्रेडर्स है उन्हें कैसा पेन हुआ रहेगा इस पीरियड के दौरान। मैं खुद एक मोमेंटम ट्रेडर हूं, तो डेफिनेटली मुझे पेंच हुआ है कि ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली आज का सेशन देखकर ऐसा लग रहा है कि जो ब्रेकआउट है 19,500 का एक या दो सेशन में आना चाहिए। अब देखिए बुलिश अंडरटोन रखने का रीजन ये भी था कि निफ्टी 500 इंडेक्स में डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस इंटैक्ट था। यानी कि अगर हम लोज देखेंगे निफ्टी 500 के, तो जो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव लोज है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव लोज हायर है प्रीवियस लो के कंपैरिजन में, और इन पीरियड्स में निफ्टी जो है वो लोअर लोज बना रहा था। देखिए पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, तो निफ्टी जो है लोअर लोज बना रहा था, निफ्टी 500 हायर लोज बना रहा था। क्लियरली ये एक तरह से ओपन चैलेंज था बेयर्स के लिए, ब्रॉडर मार्केट का, खास करके मिड और स्मॉल कैप्स का, कि मंदी यहाँ पर नहीं होने वाली है, आपने दम है उतना कर लो। और देखिए इवेंचुअली हमने देखा कि आज के सेशन में इनफैक्ट जो नया सीरीज का सेशन शुरुआत हुआ है, आज के दिन हमने फॉलोअप सेलिंग नहीं देखी और एक रिबाउंड देखने को मिला है मार्केट्स के अंदर। तो निफ्टी 500 काफी मजबूत है। इनफैक्ट प्रीवियस मंथ भी, इनफैक्ट लास्ट 2 जो वेबिनार हमारे हुए हमने यही बताया कि निफ्टी 500 बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, निफ्टी 50 से भी स्ट्रांग है। और जब भी ऐसा स्ट्रेंथ ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिलता है तो निफ्टी के अंदर मंदी ज्यादा टिकती नहीं है, टाइम करेक्शन जरूर होता है, मार्केट साइडवेज जरूर चला जाता है, बट इवेंचुअली जो लार्ज कैप्स है वो फॉलो करते हैं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स को। अब अगर ये सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपका स्क्रीन फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है, इट इज नॉट स्लाइड शो। ओके, is it the perfect full? perfect sir. ओके सो निफ्टी 500 के बाद देखिए ये मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है, ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स है, वीकली चार्ट्स है, और वीकली चार्ट्स में अगर हम देखें तो वन साइडेड मूव। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स में तकरीबन 40% अपसाइड, स्मॉल कैप इंडेक्स में तकरीबन 40% अपसाइड, और मिड कैप इंडेक्स में आई थिंक अराउंड उसी के आसपास का फिगर है, एग्जैक्ट फिगर मेरे ध्यान में नहीं है, बट स्मॉल कैप में खास करके हमने वन साइडेड जो एक तरह से एग्रेसिव मूव देखा है वो काफी बखूबी यहाँ पर प्ले आउट हुआ है। एक पर्सपेक्टिव देने के लिए, लास्ट टाइम जब भी 2020 के बॉटम से स्मॉल कैप इंडेक्स ने चलना चालू किया था, वहां पे जब 2020 पे बॉटम बन के जब चला था
तो इंडेक्स 4 टाइम्स ऊपर गया था, कुछ 3600 ऑड का इंडेक्स था, 12,000 के आसपास गया था, तो 4x वाला मूव देखने को मिला था। अब तो खाली 40% रैली हुई है और पिछले 4-5 महीनों में रैली हुई है। मेरे हिसाब से रैली सिर्फ एक बिगिनिंग है, छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे, उन करेक्शंस में हमें लेना है और इवेंचुअली मुझे लगता है कि यहाँ पर और आपको लाइक शॉर्ट टर्म में 10 से 15% की अपसाइड सितंबर में, और स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि 30% अपसाइड आपको ईयर एंड तक देखने को मिल सकती है। तो जो रेजिलियंस है मिड और स्मॉल कैप्स में वो अभी भी बाकी है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि हो सकता है आपके पास पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स है, should I be booking profits in them, should I be switching them to from mid caps to large caps or anything like that? So my suggestion would be, whatever your mid cap small cap exposure is there, continue with your exposure. Probably you can look to switch sectors. आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं, वहां पर आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, साथ में जो नए अपॉर्चुनिटीज है वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो हमने आइडेंटिफाई किए, आज की प्रेजेंटेशन में शेयर करेंगे। स्टे ट्यून, उन सेक्टर्स में आप स्मॉल कैप्स मिड कैप्स आइडेंटिफाई करके वहां पर इन्वेस्टमेंट आपका बनाए रख सकते हैं। तो मिड कैप लार्ज कैप में पार्टी चालू है, खास करके जो बैंकिंग इंडेक्स है उसमें एक रिलीफ हमें देखने को मिला। तो ये अगर वीकली बेसिस पर हम देखें तो 4 हफ्तों की सेलिंग, उसके बाद एक बाउंस बैक बैंक निफ्टी के अंदर जरूर बना। ये चार्ट 2 दिन पहले का है तो इसमें आज का प्राइसेस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो बैंकिंग इंडेक्स का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी भी सेकेंड टीयर है, मतलब इट्स नॉट फर्स्ट टीयर। सो आई वुड से कि स्ट्रेंथ के हिसाब से बैंकिंग इंडेक्स जो है वो थोड़ा बैकसीट लेके चलेगा। रोलओवर्स भी शॉर्ट की तरफ हुए बैंक्स के अंदर, इनफैक्ट बैंक्स थोड़े प्रेशर में जरूर रहे। और जैसे मैंने लास्ट 2 महीने से कहा है कि आईटी इज अ प्रिफर्ड सेक्टर, आईटी इज अ प्रिफर्ड बेट। और कौन से वो सेक्टर्स या स्टॉक्स है जहां पर हमें ये इंटरनल रोटेशन या शिफ्ट कर सकते हैं। तो बैंकिंग में प्राइवेट बैंक्स में डेफिनेटली प्रेशर था, लेकिन पीएसयू बैंक्स ने रेजिलियंस बहुत अच्छी दिखाई है। सो इनफैक्ट पूरे कंसोलिडेशन में जब बैंक निफ्टी नीचे, पूरे करेक्शन में जब बैंक निफ्टी नीचे आया, पीएसयू बैंक इंडेक्स ने जरा भी वीकनेस नहीं दिखाई है। और इनफैक्ट यहाँ पर एक फॉलो अप बाइंग जिस दिन भी आती है तो एक ब्रेकआउट होने के पूरे चांसेस है, यानी कि पीएसयू बैंक इंडेक्स की जो रैली है वो अभी भी बाकी है। नाउ जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, the private bank index has been in a bull run since ages now. The PSU bank index have only started this bull run. So from a very macro perspective, from a decadal perspective, there is a long way to go for the PSU bank index, and we believe that there is more upside to be had in this space. Now, if you are an investor, it is advisable to continue holding on to your bank portfolio or the PSU banks in particular. In private banks, we have advised that reduce your exposure in the private banking space. Probably you can increase the PSU banking exposure or look at something like the IT. Now, IT, what is happening is it is at the cusp of a breakout. Now, the IT index formed triple bottom around the 26,200 mark. And post that, we've seen a good amount of recovery happening after we hit the May-June low. And now I think a new breakout should happen around the 31,600 mark. I don't know whether आज हमने level निकाल दिया नहीं निकाल दिया, we are not so far away, but 31,600 के ऊपर निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, नया ब्रेकआउट जो इंडेक्स को 35,000 तक ले जा सकता है। तो तकरीबन इंडेक्स में अगर इतना बड़ा अपसाइड अगर दिख रहा है तो स्टॉक्स के अंदर द अपसाइड कैन बी इवन बिगर। Now speaking of the rollover data, mid cap IT में रोलओवर्स काफी अच्छे हुए, तो मुझे लग रहा है मिड कैप आईटी के अंदर ट्रैक्शन खास करके एफ&ओ पर्सपेक्टिव से सितंबर में बना रहेगा। लार्ज कैप आईटी भी परफॉर्म करेगा, लेकिन आईटी में लार्ज कैप में ऑब्वियसली द परसेंटेज मूव्स विल नॉट बी दैट बिग, but in the smaller names, in the tier 2 tier 3 names, we could see high voltage action continue. So you can refer to our IT basket. We have included the IT names in the large cap and the mid cap IT names in that index. Some of the stocks have already started doing well, but मुझे लगता है कि अपसाइड अभी भी बाकी है, तो आप अभी भी इनमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब जो दूसरी इंडेक्स है वो है PSE इंडेक्स। इट इज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स में देखिए, आपको याद होगा जनवरी में हमने हाईलाइट किया था, दिसंबर जनवरी में हाईलाइट किया था कि डेकेडल ब्रेकआउट शुरू हो रहा है। और जब डेकेडल ब्रेकआउट यानी 13 साल का टॉप अगर निकल रहा है, 2008 का टॉप अगर निकल रहा है, तो जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 2 साल की तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, 2 से 3 साल की। और इट इज ओनली 6 months दैट हैव हैपेंड। और अगर हम पूरा डेट टू डेट ले तो तकरीबन 8 से 9 महीने हुए, और पूरे पीरियड में
अभी तक की जो मूव रही है बहुत ही फैंटास्टिक रही है। हमने एनटीपीसी 170 के आसपास रेकमेंड किया था। इनफैक्ट विदाउट नेमिंग स्टॉक्स, द entire sector has done extremely well. Now there are some stocks in this sector which can continue to do well in the month of September. So one of them is GAIL, Gas Authority of India. इनफैक्ट डिलीवरी में बाय करके चलिए इसे, मुझे लगता है कि तकरीबन 25% अपसाइड आने वाले नियर टू मीडियम टर्म में, और तकरीबन आपको 35 to 40% अपसाइड आपको ईयर एंड तक देखने को मिल सकती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। So from a delivery perspective, we feel that GAIL is another stock which can be bought. ONGC is another one जो हमने लास्ट मंथ के वेबिनार में हाईलाइट किया था। उसके अंदर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट एक डेली चार्ट्स पर भी एक ब्रेकआउट आज ONGC में आया, तो मुझे लगता है कि 200 रुपए के एक इमीडिएट टारगेट के लिए, 225 के दूसरे टारगेट के लिए ONGC में भी यहाँ पर जो बायस और व्यू है वो दोनों पॉजिटिव है। तो PSE सेक्टर एज अ सेक्टर इज वेरी हॉट। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको चेरी पिक करके जो स्टॉक्स नहीं चले उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, और पार्टिसिपेट करके इन्वेस्टेड रहिए। आई थिंक जो बाइंग राइट एंड होल्डिंग is something that is required, which can play wonders in the remaining part of 2023. So we are already in September now. In the next 3 to 4 months, I believe there is more traction to be had, not only in the broader market, but in this index, which has been my favorite index in this calendar year. Now coming to one basket which we launched like few days back. In fact, immediately launch करने के next day बाद इस basket में traction आना चालू हो गया. Some of the stocks are already up around 7-8%, 9% in the basket. I am speaking of the chemical basket. अब देखिए, जब हमने बास्केट निकाली, इनफैक्ट इसके पहले जो मिड मंथ हमने एक वेबिनार किया था, वहां पर भी मैंने आपको कुछ चार्ट्स दिखाए थे। ये वो स्टॉक्स है जिनमें अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है, जिनमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, और ऑलरेडी वो हम प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं। दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल्स, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरेंट, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, ऑल ऑफ द स्टॉक्स हैव डन वेल, एंड मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है। Now, I'm not saying कि ये मेगा रिवर्सल है कि यहाँ से बॉटम बन के this will be a happy go merry story की वन साइड ऊपर ही चलता जाएगा। This is a relief rally यानी कि chemical basket can go up around 15 to 20%. Some stocks can go up 20%, some stocks can go lesser. But मुझे लगता है कि एक रिलीफ रैली यहाँ पर सेक्टर में बिल्कुल बननी चाहिए। और रोल ओवर भी जो था केमिकल स्टॉक्स के अंदर काफी बढ़िया देखने को मिला था। तो आपके पास नॉट ओनली टेक्निकल डेटा, बट ऑल्सो जो डेरिवेटिव्स की पोजीशनिंग है वो भी पॉजिटिव है गोइंग इनटू द सितंबर सीरीज। सो अगर आपने बास्केट इनिशिएट नहीं किया, आप अभी भी इसे कर सकते हैं। बास्केट लेवल पे आई थिंक वी आर अप अराउंड 3 or 4% राउंड अबाउट फ्रॉम द बास्केट। वी फील अराउंड 15% अपसाइड can be had in the basket going into the next couple of months. Now the switch hit, or the IT basket that we had recommended, this basket is already doing well. So as of 28 इसका जो MTM status था वो ये था। इनमें से मुझे लगता है कि जो मिड कैप IT नेम्स है, they can perform excellently well in the month of September. So we will be giving trading recommendations on a live market basis, जो भी अच्छा लगता है। बट ओवरऑल मुझे पूरा पैक ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट IT में मुझे लगता है कि 10 से 15% अपसाइड मिड कैप IT नेम्स में ये महीने देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली सारे आइडियाज आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कोई की सलाह लेकर कीजिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ये मैं एक मैक्रो टेक्निकल व्यू दे रहा हूँ आपको। रिस्क रिवॉर्ड जो है, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपको अपने एंड पर करना है। बट एक बार एक डायरेक्शन मिल जाता है तो आप एक क्लैरिटी मिल जाती है, तो एक रिलेटिवली इजी हो जाता है आपकी एक स्ट्रैटेजी बनाना और नेक्स्ट मंथ के लिए इनफैक्ट पूरा एक प्ले आउट करना। अब एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है कि इट इज आल्सो कमिंग आउट फ्रॉम एन एलोंगेटेड पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। I will try to show that on the charts directly. So I am speaking of the sugar sector. Now what is happening in the sugar space is there has been a prolonged consolidation. So the sector leader is Balrampur Chini. Balrampur Chini has been under pressure, time correction, price correction. It saw a high of around 430 in April. Post that it has been continuously grinding down. So now, this is one sector which has a lot of promise, and I feel that यहाँ पर आपको मिड और स्मॉल कैप लेकर चलना चाहिए। मतलब पता नहीं स्मॉल कैप में आता है कि मिड कैप में आता है। आई थिंक बोथ द स्टॉक्स दैट आई विल स्पीक ऑफ आर मोर मिड कैप्स देन स्मॉल कैप्स। आई विल स्पीक ऑफ Renuka Sugars, and the second one is Triveni Engineering. So Renuka Sugars, I will just show you the chart. So here what is happening is clearly elongated period of consolidation.
there was a bit of volume expansion that was seen 2 days back. और एक ये जो ब्रेकआउट है तकरीबन 49 के आसपास है, 49 के ऊपर मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन खत्म होगा and the stock will get into an upside zone where 20% upside is where we see in the stock in the medium term. और दूसरा जो स्टॉक है वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में जो बड़े चार्ट है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है, क्वार्टरली चार्ट है, क्वार्टरली चार्ट में यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, जिसका ब्रेकआउट मुझे लगता है कि हमें 30% अपसाइड आपको तकरीबन 6 से 8 महीनों में दे सकता है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का भी जो सेटअप है मुझे यहाँ पर काफी प्रोमिसिंग लग रहा है डिलीवरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो शुगर एक आज का बोनस सेक्टर या एक तरह से बोनस थीम रहेगा जिसपे आप प्ले करके चल सकते हैं। आई होप I was able to articulate some of the views that we hold, and since markets are so dynamic, we'll be more than happy to keep you engaged and connected on all our social media platforms, whether it be Twitter, Telegram, Instagram, or even WhatsApp. And अगर आप क्लाइंट नहीं बने अभी तक JM Financial के और BlinkX के, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना अकाउंट आज ही ओपन करें हमारे साथ, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी है वो दोनों हमारे साथ JM फैमिली में और BlinkX की फैमिली में जुड़ जाए आप। तो I hope you had I was able to add value to your time. We'll now open the floor for Q&A. Over to you, Abhishek. Thank you very much, Rahul sir, for this wonderful session. अभी तक राहुल जी IT सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था, but now you are of a bullish view. Any reason around that? Yeah, so one reason that I am able to see is initially the problem started in IT because of the increased inflation in the US. The corporates over there were not having clarity as to what kind of time frame will the entire cycle take. Now that eventually the inflation numbers are relatively much better, they are on track towards their target of 2%. There is more clarity as far as the US businesses are concerned in terms of their annual budgeting and planning. So that eventually gives more visibility towards these IT names, and at the same time it is coming out of an 18-month of underperformance. So what happens is all of a sudden IT becomes a defensive play. Now if we saw that the markets were struggling in the month of August, but IT kept on doing well. So जो डिमांड सप्लाई का जो एक तरह से जो एक फाइन बैलेंस होता है वो आईटी में हमने तकरीबन 6 या 7 हफ्ते पहले आइडेंटिफाई किया था, और उसके बाद एक अच्छा रैली भी देखने को मिला है फर्स्ट राउंड ऑफ लेग में। बट मेरे हिसाब से अपसाइड लंबी है, मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में आईटी में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो मिड कैप आईटी स्पेसिफिकली सितंबर, अगर आप ट्रेडर है तो सितंबर में फोकस करके चल सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टर है तो आई थिंक लार्ज कैप आईटी में भी आप, इनफैक्ट पूरी जो बास्केट है उसमें आइडिया वही है कि आप एक तरह से दोनों लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स को एक साथ करके आप पोर्टफोलियो बनाकर इस रैली में पार्टिसिपेट करें। Okay, so if anybody wants to enter the EV theme, what are the different ideas we can look around it? Yeah, so this is more of a 3-year story, I would say. EV में we've seen some of the bus manufacturers doing very well. We're seeing the component manufacturers also in bits and pieces they've done extremely well. We saw Tata Motors, which is by volume the largest EV passenger car maker, sort of enjoying a bull run. So my sense is it's best to have like a balanced approach where you have you have a battery manufacturer, you have a component supplier, you have an EV manufacturer. So something like a Bosch, something like a Tata Motors, so it's best to do a basket approach in this, and it's more like a 3-year thing. May not happen like in the immediate short term. We've seen for example speaking of Electra, which is a battery manufacturer, this stock had given phenomenal returns. The stock moving from 400 rupees in February this year, it has gone to 1450 in this entire up move. So the moves have been crazy for sure, but I think the best thing to do is to do a basket approach, because कौन सा stock पहले चलेगा थोड़ा सा बोल पाना मुश्किल है, but if you have like a 3-year time frame, I think it's best to have a mix of all the business participants in this theme. So in your last session, you said that Nifty might touch 21,000 by the end of the year.
So in current scenario, do you still hold the same view? Yes, absolutely. We hold the same view. 21,000 मेरे हिसाब से निफ्टी जाना चाहिए. ओवरऑल जो अंडरटोन है मार्केट का अभी भी बुलिश है. एक टाइम करेक्शन जो हुआ नहीं था, इनफैक्ट पूरी रैली में जो हमने तकरीबन 17,000 से शुरू की थी, एक भी प्रॉपर करेक्शन हुआ नहीं था, तो करेक्शन हो चुका है. और अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव में तकरीबन 20,000 तक की रैली मुझे लगता है सितंबर में ही देखने को मिल. सितंबर में इनफैक्ट अगर 19,500 निकलता तो बहुत जल्दी आएगी. और जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है 20,800 21,000 का है. तो यस, वी आर ऑन ट्रैक टुवर्ड्स दैट टारगेट. मे हैपन सूनर देन द ईयर एंड, considering the way the global markets are, considering the way we are, and at the same time our markets have relatively become much more matured in terms of the domestic flows as well. So there is a good chance we hit that target of 21,000 sooner than expected. Okay. So, sir, can you suggest how can our viewer initiate the positions that we suggest, and what should be their risk management strategy? Yeah, that's a good one. So, देखिए, ट्रेडिंग में जनरली ट्रेडिंग एक आइडिया जनरेशन एक होता है, और एक मनी मैनेजमेंट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपके पास से 100 रुपया है तो आप कितना रुपया कौन से आइडिया में लगाएं. तो देखिए, जहां तक मेरी ट्रेडिंग स्टाइल आती है, जनरली आई डू नॉट कीप एनीथिंग मोर देन नॉट मोर देन 10 recommendations open at any point in time. So what happens is, on a rolling basis, we are able to get in and get out of these stocks in a short term time frame. So I would suggest have 3 baskets or 3 buckets of your total portfolio. So say, let us assume कि I'm advising from a very macro perspective कि अगर आपका जो पूरा का पूरा जो वेल्थ है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे. तो एक सिक्योरिटी बकेट रखिए, से 20% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट. इन केस ऑफ इमरजेंसी दैट मनी कैन बी यूटिलाइज. उसको आप डेट में पार्क कीजिए, उसका आप एफडी बना के रखिए. अगर आपको जब भी जरूरत पड़ती है, यू कैन यूटिलाइज दैट मनी. जो रिमेनिंग 80 रुपीज है, उसमें डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, डिपेंडिंग ऑन what kind of planned expenses you have, you can actually have a split between your trading and your core growth portfolio. So let us assume 50-50. So आपका 40 रुपया गया core growth portfolio में, और आपका remaining 40 रुपया जो गया वो trading में. से आप you are a 35-year-old young chap who wants to take risk and do not have a major liability on your head. So in that case, the best thing to do is with the 40 rupees that you're investing in the portfolio, वहां पर आप शिफ्ट करें, वहां पर आप एक कोर पोर्टफोलियो बनाएं जो कि आप अगले 3 साल 5 साल के व्यू के हिसाब से चले. क्वार्टरली रिव्यू अपडेट जरूर करें, क्वार्टरली कोई चेंजेस करना है प्लस माइनस वो जरूर करें. जो रिमेनिंग 40 रुपीज है उसमें आप ट्रेडिंग करें. तो अगर आप 40 रुपीज में, अगर समझो आपको 10 आइडिया लेके काम करना है, तो आपको एक आइडिया में 4 रुपया ही लगाना है. तो दैट वेज यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन ऑल द आइडियाज. और अगर मैं जो रिस्क रिवॉर्ड हम लोग जनरली फॉलो करते हैं, दैट रिस्क रिवॉर्ड इज जनरली 1:2. तो 1:2 के अंदर इवन इफ मेरा स्ट्राइक रेट 60% भी रहता है, तो इवेंचुअली यू शुड बी एबल टू मेक मनी एट द एंड ऑफ द मंथ. सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आप सारे कॉल्स करें एंड डू इट इन एन इक्वल स्टैगर्ड वे. ऐसा नहीं है कि आपने सारे पैसे 1 या 2 स्टॉक में डाल दिए और अनफॉर्चुनेटली वही स्टॉक नहीं चला, तो इट कैन लिटरली गिव यू अ ह्यूज लॉस एंड पेन. सो डू इट इन अ डाइवर्सिफाइड अप्रोच, एंड इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे तो इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे in managing your investments, managing your wealth, and also give you peace कि okay, अगर market में कोई extraordinary opportunity आ गई तो भी पैसे है, और market के अंदर opportunity नहीं भी है तो at least आपका return कहीं ना कहीं से बन रहा है. So this is an example of a mix of baskets that one can do with your wealth. So on a lighter note, we know that you take fitness very seriously. How important it is for a trader to pay attention to their health? Any suggestions or any recommendations? Yeah, so not on a lighter note, I would say this on a very, very serious note. Health is something that has to be taken. I did not take my health seriously for a very long time, and after seeing this change, a lot has changed in terms of the quality of decision making, the alertness levels, the speed at which we are able to execute our decisions. So इट्स लाइक दिस कि आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के अंदर फिजिकल फिटनेस तो चाहिए, लेकिन साथ में मेंटल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. What happens is you are able to not get carried away in times of emotion.
market में भी there is irrational exuberance at times there is irrational pessimism as well. So आपको एक तरह से बैलेंस रखने के लिए health goes a very long way in doing that. If I think the single most best thing that has helped a lot is the breathing exercises that you can do. It can be done at any place. You can do it sitting in front of the screen. You can do it probably doing your walk in the morning. I mean, that is something that can go a very long way in calming yourself down. And it is very important to be a calm trader rather than be an aggressive trader and make mistakes while doing so. So I wish and hope all the best health and everything for you. Thank you. Thank you, Rahul sir. Viewers, thank you for joining us today. I hope आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा. Viewers, मार्केट से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जहां पर आप बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हैं. प्लस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेली आपको अपडेट देते हैं स्टॉक के बारे में, लेवल्स के बारे में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. और दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू राहुल सर. Thanks Abhishek. Thanks to each one of you, and look forward to seeing you again next month. Sure sir. Thank you.